निर्भया रेप केस, क्या हुआ था उस रात? इस रेप को अंजाम दिया 6 लोगों ने, परंतु फांसी की सजा मिली 4 को। क्यों कानून ने 2 लोगों को फांसी नहीं दी? कैसे 2 अपराधी फांसी से बच निकले? और क्या थे वो कारण जिनकी वजह से 16 दिसंबर 2012 में हुए इस रेप केस में सजा मिली 20 मार्च 2020 को? क्यों फांसी में 7 साल से भी अधिक का समय लग गया? ये सब समझेंगे हम बड़ी ही आसान भाषा में। 2012 में दरिंदों ने रेप किया और कोरोना की खबरों के बीच हमें खबर मिलती है कि 2020 में अपराधियों को फांसी दे दी गई। क्या है ये सच्ची घटना और इस घटना के बाद देश में क्या क्या बदलाव हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, एक रिपोर्ट आती है जिससे पता चलता है कि 74% रेप केसेस झूठे होते हैं। और तो और कई बार तो ऐसे झूठे केसेस की बात पुलिस ने भी मानी है। हरियाणा पुलिस ने माना है कि रेप के केसेस 40% झूठे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है ज्यादातर महिलाएं झूठ ही कह देती हैं कि किसी पुरुष ने उनका रेप किया और इससे एक निर्दोष पुरुष फंस जाता है। सच ये भी है कि एक आम लड़का कभी रेप नहीं कर सकता। रेप करने के लिए लड़के का दिमाग पूरी तरह से खराब होना चाहिए और निर्भया के केस में भी यही हुआ था। इस केस ने पूरे देश में एक क्रांति लाकर रख दी थी। इसके बाद देश में कई बड़े बदलाव आए। इस घटना को देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है और सबसे अधिक सम्मान बढ़ता है निर्भया के माँ के लिए, जिन्होंने ये कहा, बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे बेटी का नाम निर्भया लोग अपने मान सम्मान से दिए, ठीक है, लेकिन मेरे बेटी का नाम ज्योति सिंह था, है और रहेगा। सच में निर्भया की माँ भी निर्भया की तरह ही भय रहित हैं, जो अंत तक लड़ती रही अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और ये लड़ाई कितनी कठिन थी, आप और मैं इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आप सुनिए उन दरिंदों के वकील की ये स्टेटमेंट, जिन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। उनके वकील ने कहा था, 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी। ये बातें छोड़ दीजिए, आप बहुत बातें बढ़ेंगी। अब ऐसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद इन वकील की भी देश के लोगों ने आलोचना की और पीटने तक की कोशिश की थी। क्या थी निर्भया की पूरी कहानी, सुनते हैं शुरू से लेकर अंत तक। निर्भया का जन्म हुआ बलिया, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने देहरादून से फिजियोथेरेपी का कोर्स किया और फिर दिल्ली आ गई। निर्भया के पिता की नौकरी भी दिल्ली एयरपोर्ट में थी। पूरा परिवार हंसी खुशी दिल्ली में रहता था और अब निर्भया की उम्र हुई 23 वर्ष। निर्भया का एक दोस्त था अरविंद पांडे। अरविंद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 16 दिसंबर 2012 रविवार के दिन लगभग 4 बजे निर्भया अपने घर से निकलती हुई बोली कि मैं अपने दोस्त अरविंद के साथ तलाश मूवी देखने जा रही हूँ और 3 घंटे में घर लौटकर ही खाना खाऊंगी। शाम के करीब 5 बजे दोनों दक्षिण दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल में पहुँचे, परंतु संडे की छुट्टी के कारण रश काफी था और तलाश मूवी का शो हाउसफुल था। तो दोनों ने निर्णय लिया कि वह फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखेंगे। फिल्म करीब 6:40 पर चालू हुई और रात के करीब 8:30 तक वो लोग फिल्म देखकर मॉल से बाहर निकले। रात होने के साथ साथ ठंड बहुत बढ़ गई। दोनों ने मॉल से बाहर आते ही द्वारका सेक्टर 3 के लिए ऑटो लेना चाहा, परंतु कोई भी ऑटो वाला वहां जाने को तैयार नहीं हो रहा था और जो मान भी रहे थे वो बहुत पैसे मांग रहे थे। हालांकि मॉल के पास बहुत सारे ऑटो थे। फिर कुछ सोचकर दोनों ने डिसाइड किया कि वह मुनारिका बस स्टैंड तक ऑटो कर लेते हैं, शायद वहां उन्हें घर के लिए बस या ऑटो मिल जाए। फिर बहुत सारे ऑटो वालों से बार्गेनिंग करने के बाद उन्हें एक ऑटो वाला मुनारिका बस स्टैंड तक छोड़ने को तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर एक बस थी जिसमें 6 लोग बैठे थे, जिनमें से एक था बस का ड्राइवर राम सिंह, जिसकी उम्र थी 30 वर्ष। दूसरा था ड्राइवर राम सिंह का भाई मुकेश कुमार, उम्र 26 साल। विनय शर्मा 19 साल, एक जिम ट्रेनर था। पवन गुप्ता 20 साल, ठेले पर फल बेचने का काम करता था। और पांचवा था अक्षय कुमार, उम्र 28 वर्ष, जो काम की तलाश में दिल्ली आया था। इसके अलावा छठा था एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी। नाबालिग को बस ड्राइवर राम सिंह के अलावा कोई नहीं जानता था। बाकी के लोग उस नाबालिग लड़के से उस रात पहली बार मिले थे। सभी 6 लोगों ने मिलकर शराब पी और उस रात इत्तेफाकन बस
ड्राइवर राम सिंह के पास ही थी। राम सिंह सभी के साथ वैसे ही मजे के लिए बस में घूमने को निकला। जिस बस में वो सभी लोग घूम रहे थे वो एक स्कूल बस थी, जिसे बस ड्राइवर राम सिंह अपने घर ले आया था। इसी बीच बस को घुमाते हुए उन्हें मनोरीका के रास्ते एक आदमी दिखा जिसका नाम था रामधर। रामधर बढ़ई का काम करता था। उसे देख इन लोगों ने बस को रोका और पूछा, तुम्हें कहाँ पर जाना है? रामधर ने बताया, खानपुर। फिर उन लोगों ने उसे ये बोलकर बस में बिठा लिया कि ये बस भी खानपुर की तरफ ही जा रही है। बस में बैठने के कुछ देर बाद ही उनमें से एक ने रामधर से टिकट के पैसे मांगे। रामधर ने पैसे देने के लिए जैसे ही अपना पर्स निकाला तो उनमें से एक आदमी ने उसका पर्स छीनकर उससे 1500 रुपए निकाल लिए। और जब रामधर ने इसका विरोध कर पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने उसका फोन छीन लिया। उसके साथ मारपीट कर उसे एक फ्लाईओवर के पास बस से नीचे फेंक दिया। रामधर ने तुरंत पुलिस स्टेशन में उस बस के लोगों की शिकायत की, लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वालों ने उसे यह बोलकर वहां से भगा दिया कि शुक्र है उन्होंने सिर्फ तुम्हारे पैसे लिए, तुम्हें जान से मारा नहीं। उन पुलिस वालों ने तब ये सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग बस में आगे जाकर इतना बड़ा अपराध करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रात के करीब 9:15 हुए तो निर्भया और उसका दोस्त दोनों मुनरीक बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन रात होने की वजह से वहां पर भी उन्हें कोई बस या ऑटो नहीं मिला। तभी वहां पर एक सफेद रंग की बस जिसके शीशे काले थे और अंदर से पर्दे लगे हुए थे वहां आकर रुकी। यह वही बस थी जिसमें वह 6 लोग मौजूद थे। बस स्टैंड पर बस को रोक उन्होंने ऐसा बर्ताव करना चालू किया जैसे असल में वो लोग सवारियां ले रहे हों। उनमें से जो नाबालिग लड़का था पालम और द्वारका के लिए आवाज लगाते नीचे उतरा और दोनों के पास दीदी दीदी बोलकर उस बस में बैठने के लिए कहने लगा। रात में देरी होने के कारण और घर के लिए कोई साधन न मिलने के कारण दोनों ने उस बस में बैठने का फैसला किया। उन्होंने देखा बस के आगे वाली सीट पर 3 लोग बैठे थे। निर्भया और उसके दोस्त को लगा कि उनके साथ बस में सवारियां बैठी हैं। फिर बस चलने से पहले उनमें से एक ने उनसे टिकट के 20 रुपए मांगे। बस चलने से कुछ देर बाद मारिका से महलपुर के रास्ते में उन्होंने अचानक बस का अगला गेट लॉक कर दिया और निर्भया पर गंदे गंदे कमेंट करने शुरू कर दिए। जब निर्भया के दोस्त ने इसका विरोध किया और बस को रोकने के लिए कहा तो सामने से 3 लोगों ने आकर दोस्त के आंख पर मुक्का मार उसे गिरा दिया। फिर उन्होंने बस की लाइट को बंद किया और सभी मिलकर उस लड़के को पीटने लगे। इसी बीच निर्भया ने अपना मोबाइल उठाकर पुलिस को फोन करना चाहा, परंतु उन लोगों ने निर्भया से उसका मोबाइल भी छीन लिया। निर्भया चिल्ला चिल्लाकर मदद की गुहार कर रही थी पर किसी ने नहीं सुना। निर्भया ने शीशा तोड़ने की कोशिश भी की परंतु वो उसमें कामयाब नहीं हुई। उन्होंने निर्भया के दोस्त के सारे कपड़े उतार दिए और उसे 2 सीटों में फंसाकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया। निर्भया का दोस्त बेहोश हो गया। फिर वो लोग निर्भया को घसीटते हुए बस की पिछली सीट पर ले गए और उन्होंने वो सब किया जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। इतना ही नहीं, बीच बीच में जब निर्भया का दोस्त होश में आता तो वो लोग उसे ऐसी जगह मारते कि वह फिर भी होश हो जाता। कभी कोई बस को चलाता तो कभी कोई। ये बस करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही। इसी बीच लड़की चीखती रही मगर उसकी आवाज बंद शीशों से बाहर जा ही नहीं सकी। उन लोगों ने लड़की के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ पर उसे नोचा खरोचा ना हो। करीब 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत होने के कारण लड़की की आंतें बाहर आ गईं और उसके होठों के 2 हिस्से हो गए। उसके शरीर पर जगह जगह दांतों के निशान थे। पूरा शरीर ही खून से लथपथ था। इसके बाद शायद उन्हें लगा कि लड़की मर गई है तो उन्होंने लड़की और लड़के के मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, अंगूठी, एटीएम लूटकर उन दोनों को घसीटकर बस के पिछले दरवाजे पर ले गए और उन दोनों को नीचे फेंकने की कोशिश की परंतु बस का पिछला गेट जाम था। फिर उन्होंने दोनों को घसीटते हुए बस के आगे वाले गेट पर ले आए और फिर उन्हें वसंत विहार इलाके में चलती बस से सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने बस को पीछे कर बस के पिछले वाले पहियों से लड़की को कुचलने की कोशिश की, लेकिन लड़की के दोस्त ने किसी तरह लड़की का हाथ पकड़ उसे बचा लिया और ये लोग बस को भगाकर ले गए। दिसंबर की ठंड में दोनों निवस्त्र खून से लथपथ घायल सड़क के किनारे पड़े थे। कुछ देर बाद लड़के ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपना हाथ उन झाड़ियों से निकाला और सड़क से गुजरते लोगों से मदद की गुहार लगाई। काफी लोगों ने उन्हें देखा परंतु कोई उनकी मदद को आगे ना आया। कुछ कार वाले वहां रुकते, शीशा नीचे करते और फिर उन्हें देखकर आगे बढ़ जाते। 20-25 मिनट बाद राजकुमार नामक एक बाइक सवार जो टोल नाके पर काम करता था की नजर उन पर पड़ी। राजकुमार ने वहां रुककर पीसीआर को कॉल किया। फिर कुछ देर बाद 2 पीसीआर की गाड़ी वहां आकर रुकी, लेकिन वह दोनों
उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने की जगह आपस में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये एरिया किस पीसीआर के अंडर आता है। इसी बीच लड़का चिल्लाता रहा कि कम से कम हमारे को कोई एम्बुलेंस ही बुला दो। वहाँ करीब 25-26 लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लड़के ने वहाँ मौजूद लोगों से अपनी दोस्त के तन को ढकने के लिए कपड़ा मांगा। भीड़ में से एक आदमी ने कहीं से बेडशीट का एक कपड़ा लिया और लड़के को दे दिया। खून बहने के कारण लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। किसी को मदद न करता देख लड़के ने खुद से ही लड़की को उठाकर एक पीसीआर की गाड़ी में डाला। फिर एक सीट पर लड़की को लिटा दिया और पास वाली सीट पर लड़का खुद बैठ गया। इस हालत में भी किसी ने भी लड़की को उठाने में मदद नहीं की और अंत में पीसीआर वाले उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर्स ने जब लड़की की हालत को देखा तो उन्होंने बताया कि हमने अपने पूरे करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर ने कहा लड़की की आंतें पूरी तरह बाहर आ चुकी हैं और उसके शरीर के अंग इतने कट फट चुके हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम उन्हें कहां से जोड़ें, क्योंकि उसके शरीर का एक भी हिस्सा साबुत नहीं बचा और उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेडिकल टेस्ट, एक्सरे, ऑपरेशन कर डॉक्टर ने लड़की को बचाने में जान लगा दी। इसी बीच लड़की के घर वालों ने बेटी के देर रात घर न लौटने पर कई बार अपनी लड़की को फोन किया, परंतु हर बार उसका फोन बंद आ रहा था। फिर रात करीब 11 बजे सफदरजंग अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को फोन कर लड़की के हालत की जानकारी दी गई। तुरंत ही लड़की के घर वाले अस्पताल पहुंचे। खून से लथपथ लड़की की हालत देख उनके होश उड़ गए। वहीं पुलिस के कुछ अधिकारियों ने वहां पहुंच लड़के के बयान दर्ज किए। लड़के ने बताया एक सफेद रंग की बस थी और बस के दोनों तरफ हरे और पीले रंग की पट्टी के साथ यादव लिखा था। बस में 6 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति करीब 16-17 साल का था। लड़की उस समय इस हालत में नहीं थी कि वह अपना बयान दर्ज करवा सके। सुबह 5:30 बजे के करीब पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूटपाट, बलात्कार समेत 13 मामलों में एफआईआर दर्ज की। और जब यह मामला मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा तो लोग बहुत गुस्से में आ गए। चारों तरफ दोषियों को पकड़ने की मांग उठने लगी। मामला सेंसिटिव था, जिस वजह से ये मामला उस समय की डीसीपी छाया शर्मा को सौंप दिया गया। डीसीपी छाया शर्मा ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई गई। परंतु अब समस्या ये थी कि अपराधियों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, तो पुलिस ने उस बस के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। परंतु दिल्ली एनसीआर में एक बिना नंबर की बस को ढूंढना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस ने 250 बसों को शॉर्टलिस्ट किया। पुलिस की टीम ने उन सभी रास्तों की जांच की जहां पर वो बस को लेकर गए थे। पुलिस ने पूरे रास्ते में बस के बारे में लोगों से पूछताछ भी की। इसी बीच पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। होटल दिल्ली 37 नाम के एक होटल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि एक बस 20 मिनट के अंदर अंदर एक ही जगह से 2 बार गुजरी है और कैमरास में देखा जा सकता था कि बस पर धुंधला धुंधला यादव लिखा था। पुलिस ने तुरंत इस बस की डिटेल निकलवाई, जिससे पता चला कि बस का असली मालिक कौन है, उसका पता क्या है और बस का नंबर क्या है। बस के असली मालिक का नाम दिनेश यादव था और बस का नंबर था 0149। इसके बाद बस के मालिक से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ये एक स्कूल बस है जो सिर्फ बच्चों को स्कूल से घर लाने और छोड़ने में काम आती है। लेकिन 16 दिसंबर 2012 को संडे होने के कारण यह बस के ड्राइवर राम सिंह के पास ही थी, परंतु बस का मालिक भी नहीं जानता था कि अब ये बस किधर है। फिर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि आरके पुरम में एक वैसी ही बस खड़ी है जिसकी तलाश पुलिस को है। पुलिस तुरंत बस तक पहुंच जाती है तो बस के अंदर बैठा व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसको दबोच लेती है और ये व्यक्ति था बस का ड्राइवर राम सिंह। इसके बाद पुलिस बरामद बस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। यह पुलिस वालों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पुलिस अब दूसरे आरोपियों तक राम सिंह के जरिए पहुंच सकती थी। आरोपी ड्राइवर राम सिंह से पूछताछ की गई। उसने पहले तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई और उसका सामना सबूतों से करवाया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया और पुलिस को अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी। पहले तो पुलिस की एक टीम ने राम सिंह के भाई मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया। फिर तीसरे आरोपी विनय शर्मा को और चौथे आरोपी पवन गुप्ता को बिहार से पुलिस की अलग अलग टीमों ने गिरफ्तार किया, लेकिन 5वें आरोपी की अभी भी कुछ जानकारी नहीं थी।
थी, क्योंकि ये पांचवा आरोपी कहीं एक जगह काम नहीं करता था, जहां काम मिले वहीं काम में लग जाता था। तो पुलिस एक बार फिर राम सिंह से पूछताछ करती है। राम सिंह पुलिस को बताता है कि पांचवा आरोपी पहले उसके साथ काम करता था और 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को उसके पास पैसे लेने आया था। उस रात लड़की के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी भी इसी ने की थी। फिर राम सिंह पुलिस को बताता है कि पांचवें आरोपी ने उसे एक बार फोन किया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया और उसका पता लगाते हुए दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से उसे भी 18 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार कर लिया। अब ये पांचवा आरोपी नाबालिग था। इसके पास से रामधर बड़ई का मोबाइल भी बरामद हुआ जो उस रात इन्होंने उससे छीना था। फिर छठे आरोपी अक्षय ठाकुर को भी पुलिस की एक टीम ने 18 दिसंबर 2012 को बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस तरह 72 घंटे के अंदर ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच निर्भया के होश में आने के बाद सफदरजंग अस्पताल में निर्भया ने मजिस्ट्रेट के सामने 3 बयान दिए। निर्भया ने अब एक और बात कही कि मेरे साथ ऐसा करने वाले को छोड़ना मत। पुलिस ने आरोपियों की डिटेल ली, उनके ब्लड सैंपल लिए, फिंगरप्रिंट और डीएनए को लड़की के डीएनए से मैच करवाया। उन सभी के डीएनए उस लड़की के डीएनए से पूरी तरह से मैच हो रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी ये पता चला कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए बस को धो दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने पीड़िता के ब्लड सैंपल और उसके बालों को ढूंढ निकाला। इसी जांच के बीच दिल्ली पुलिस ने एक नई तकनीक ओडोंटोलॉजी को पहली बार अपनी जांच में शामिल किया, जिससे अपराधी के दांतों का हूबहू ढांचा बनाकर पीड़िता के शरीर पर लगे दांतों के निशान से मैच करवाया गया। लड़की के शरीर में 3 निशान ड्राइवर राम सिंह और 1 निशान अक्षय से मैच हो गया। पुलिस ने 50 से भी ज्यादा गवाहों के बयानों को दर्ज किया और जांच में उस छोटे से छोटे बिंदु को शामिल किया गया जो आरोपियों को कोर्ट में सजा दिलवा सकता था। हजारों लोगों ने देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकाले गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत बलात्कार पीड़िता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, तो मीडिया और समाज की तरफ से उस लड़की को निर्भया का नाम दे दिया गया। जिस लड़की को कोई कुछ दिनों पहले तक जानता नहीं था, आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था उसको न्याय दिलाने के लिए। इसी बीच 26 दिसंबर 2012 को निर्भया की हालत और बिगड़ने लगी, तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने निर्भया को 27 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भेजने का फैसला लिया। सरकार ने फैसला लिया निर्भया के इलाज का खर्च सरकार स्वयं उठाएगी। निर्भया के कई अंग काम नहीं कर रहे थे और उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। फिर सिंगापुर में 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने अपनी आखिरी सांस ली और अगले दिन निर्भया के शव को दिल्ली लाया गया और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में शव का अंतिम संस्कार किया गया। निर्भया की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश के कोने कोने से निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा की मांग उठने लगी। कई जगह प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को वाटर कैनन और आंसू गोलों तक का उपयोग करना पड़ा। इन सब के कारण सरकार और दिल्ली पुलिस पर निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने का दबाव बढ़ गया। तत्कालीन सरकार ने कानून बनाया जिसमें 5 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिन रात एक करके करीब 18 दिनों के अंदर यानी 3 जनवरी 2013 को सभी आरोपियों के खिलाफ 1000 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस 1000 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के आधार पर आईपीसी की 13 धाराओं के तहत आरोपित किया गया। हत्या, हत्या का प्रयास, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, डकैती, डकैती में हत्या, किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से या गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण, डकैती में चोट पहुंचाना, सबूत नष्ट करना इत्यादि जैसे गंभीर आरोपों के साथ मामला दर्ज हुआ। फिर दिल्ली के साकेत में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस केस की सुनवाई शुरू हो गई। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट था इसलिए इस मामले की सुनवाई हर रोज होती थी। इसी सुनवाई के बीच 21 दिसंबर 2012 को हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, अगर 16 दिसंबर 2012 को बस के पहले शिकार बड़ई की शिकायत पर पुलिस ने ध्यान दिया होता तो शायद लड़की के साथ ऐसा हादसा ना होता। अब क्योंकि एक आरोपी नाबालिग था तो उसकी सुनवाई जुविलेंस कोर्ट में होने लगी। कोर्ट ने नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज
दिया, जहां उसे 3 साल बिताने के बाद 20 दिसंबर 2015 को रिहाई मिल गई। अब इस फैसले की निंदा पूरे देश में हुई और इसके खिलाफ विरोध और भारतीय कानून में बदलाव की मांग हुई। बाकी के 2 दोषियों को कोर्ट का फैसला आने तक तिहाड़ जेल में रखा गया। इसी बीच तिहाड़ जेल के मुख्य आरोपी राम सिंह की लाश वार्ड नंबर 2 में शनिवार 11 मार्च 2013 को अपनी सेल के रोशनदान से लटकी मिली। पुलिस के अनुसार राम सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन राम सिंह के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या हुई है। इसी बीच कुछ रिपोर्टर एक आरोपी मुकेश सिंह के पास पहुंच जाते हैं और एक इंटरव्यू लेते हैं। मुकेश सिंह बयान देता है और इस बयान से एक बार फिर पूरा देश भड़क जाता है। मुकेश सिंह ने महिलाओं के बारे में कहा था कि महिलाओं को रात में 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए और दुष्कर्म के लिए लड़की हमेशा लड़के से ज्यादा जिम्मेदार होती है। मुकेश सिंह की इस छोटी सोच की निंदा पूरे देश ने की। अब 6 में से 1 अपराधी राम सिंह मारा गया। 1 की सुनवाई जुवेनाइल बोर्ड में हुई तो बाकी के बचे 4 अपराधियों पर कोर्ट की सुनवाई जारी रही। सभी आरोपियों ने कोर्ट में अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के सामने उनकी सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं और साकेत के डिस्ट्रिक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना और 10 सितंबर 2013 को इनको फांसी की सजा सुनाई गई। निचली अदालत में कोई राहत न मिलने के बाद सभी 4 आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जहां हाई कोर्ट ने कहा हमें आपकी याचिका में कोई आधार नहीं मिला और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपराधियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को अपने बयान में कहा, जिस तरह से अपराध हुआ ऐसा लगता है जैसे इंसानी सभ्यता की नहीं बल्कि किसी अलग दुनिया की कहानी है। हवस और हिंसा की भूख ने इस तरह के घिनौने अपराध को जन्म दिया। लिहाजा इस तरह के गंभीर और अमानवीय अपराध को ध्यान में रखते हुए 5 मई 2017 को इन 4 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। इस फैसले के दौरान निर्भया के माता पिता भी कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट का ये फैसला सुनकर निर्भया की मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था अभी भी इंसाफ के लिए 2 साल लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सभी दोषियों ने भारतीय संविधान में दिए गए अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करना चालू कर दिया। उन्हें पता था सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार अगर इनमें से किसी एक का भी कोई भी फैसला कोर्ट में पेंडिंग होगा तो उन्हें फांसी नहीं हो सकती। तो चारों अपराधियों ने फांसी को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन अर्थात पुनर्विचार याचिका का अनुरोध किया। इसका सीधा सा अर्थ है कोर्ट एक बार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। अब इन्होंने चाल चली, सबने अलग अलग डेट पर रिव्यू पिटीशन डाली और बारी बारी से सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया, परंतु इसमें समय काफी निकल गया। फिर फरवरी 2019 में निर्भया की मां ने कोर्ट से गुहार लगाई कि दोषियों को मौत की सजा के बाद भी फांसी क्यों नहीं दी जा रही। कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुना, अपने फैसले पर जल्द विचार करने को कहा। कोर्ट के इस बयान के लगभग 10 महीने बाद 10 सितंबर 2019 में अक्षय ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका की गुहार लगाई, लेकिन इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 में खारिज कर जेल प्रशासन को आदेश जारी किया कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर सभी आरोपियों को नोटिस भेजा गया कि वो अपने सभी अधिकारों का प्रयोग अगले 7 दिनों के अंदर करें। ऐसा ना कर पाने पर यह सोच लिया जाएगा कि सभी आरोपियों को कोई भी अधिकार का प्रयोग नहीं करना है और इसके बाद इनकी फांसी की तारीख तय कर दी गई। परंतु किसी ने भी 7 दिनों तक अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं किया। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सभी दोषियों को 22 जनवरी 2020 की सुबह फांसी देने का आदेश जारी हुआ, लेकिन एक बार फिर अपनी फांसी को टालने के लिए 4 में से 2 अपराधी मुकेश और विनय ने 9 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। क्यूरेटिव पिटीशन में यह देखा जाता है कि अपराधी को उसके सभी अधिकार मिले या नहीं, लेकिन कोर्ट ने इसे भी 14 जनवरी 2020 को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकेश ने भारत के उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका भेजी। 17 जनवरी 2020 को इस याचिका को भी राष्ट्रपति की ओर से खारिज कर दिया गया। फिर 5 मार्च 2020 में जब इनके सारे कानूनी अधिकार खत्म हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे इनकी फांसी की सजा तय की। इसके बाद इन्होंने कई अंट-शंट कारण दिए अपनी फांसी को रोकने के। कोई बोला दिल्ली में वैसे ही इतना प्रदूषण है तो फांसी की सजा दे ही क्यों रहे हो, हम लोग वैसे ही प्रदूषण से मर जाएंगे। परंतु इनका कोई बहाना कोर्ट के आगे नहीं चला तो निर्भया के वकील ने अपना आखिरी दांव चला। फांसी से एक दिन पहले 19 मार्च 2020 रात 10:30 बजे वह दिल्ली हाई कोर्ट जा
पहुंचे। करीब 2 घंटे चली सुनवाई में रात करीब 12:15 पर कोर्ट ने फांसी रोकने से इनकार कर दिया। मुश्किल से अब फांसी के 5 घंटे बचे थे, लेकिन 20 मार्च 2020 रात 1:30 बजे दोषियों के वकील हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। आधी रात करीब 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई और करीब 1 घंटे बाद 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरह फांसी की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चारों दोषियों के जीने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह रोने गिड़गिड़ाने लगे और 20 मार्च 2020 सुबह 4 बजे उन्हें चाय पानी और नहाने के लिए बोला गया, लेकिन चारों ने चाय पीने और नहाने से मना कर दिया और 20 मार्च सुबह 4:45 डेथ सेल में चारों दोषियों को काला कुर्ता पजामा पहनाया गया, चेहरे को काले कपड़े से ढका गया। इसके बाद चारों के हाथ पीछे की तरफ कर हथकड़ी लगा दी गई और फांसी दे दी गई। इस तरह से एक अपराधी ने खुदकुशी की और दूसरा नाबालिग होने के कारण बच निकला। परंतु अब ऐसा नहीं है। अगर अब कोई 16 से 18 साल का नाबालिग ऐसा घिनौना अपराध करता है तो उसको भी वयस्क की तरह ही देखा जाता है। इस रेप केस के बाद निर्भया फंड की स्थापना हुई ताकि रेप पीड़ितों को सहायता मिल सके। निर्भया निधि में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया। कई राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए ताकि रेप केसेस का फैसला जल्दी हो सके। वैसे निर्भया केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चला था। और तो और अब रेप की परिभाषा भी बदल दी गई। अब गलत तरीके से छेड़छाड़ और अन्य यौन शोषण को भी रेप में शामिल कर लिया गया। पहले रेप की सजा होती थी 7 साल और अब होती है उम्र कैद। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहोगे कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।